नमस्कार। साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आज उर्दू वर्चुअल कहानी पाठ कार्यक्रम में हमारे बीच में जनाब मोहसिन खान साहब और शहनाज यूसुफ साहिबा मौजूद हैं। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आप दोनों ही रचनाकारों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत ही संक्षेप में शहनाज यूसुफ साहिबा का आप सबसे परिचय करवा देता हूं। आप उर्दू की चर्चित कहानीकार हैं। उर्दू अफसाना पर आपने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से शोध पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने कई चर्चित कहानियां लिखी हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपने शिरकत की है और आपको राजस्थान साहित्य अकादमी से पुरस्कार प्राप्त है। मैं बहुत ही आदर के साथ शहनाज यूसुफ जी को आमंत्रित करता हूं अपनी कहानी के पाठ के लिए। आज मैं आप सभी के सामने हाजिर होकर अपनी कहानी पेश कर सकूं। साथ ही मैं आदाब अर्ज करती हूँ अपने बड़े मोहसिन साहब को, जो आज मेरे साथ यहाँ पर शामिल हैं मेरी कहानी सुनने के लिए। तो बगैर वक्त ज़ाय किए मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। आपको आवाज़ आ रही होगी, उम्मीद करती हूँ। बिल्कुल। मैं शुरू करती हूँ। मेरी कहानी का जो उन्वान है, जो शीर्षक है, वो है बास। बास यानी जो बदबू जिसे हम कहते हैं, वो बास। निर्मल ने घर में कदम रखते ही किताबों से भरे बैग को जोर से जमीन पर फेंक दिया। उसका चेहरा आफताब की मानिंद आग उगल रहा था, जिसका एहसास घर के दूसरे कमरे में काम कर रही माँ को हो गया। अरे बाबू, तू आ गयो? इत्तो गुस्सा में क्यों है? कई बात हुई छोरा? जमीन पर बिखरी किताबों पर नजर डालते हुए रूपा ने पूछा। निर्मल ने माँ की बात पर तवज्जो दिए बगैर अपनी पतलून से लगे बेल्ट को जोर से खींचते हुए जमीन पर मारा और चिल्लाया, सारी दुनिया की सफाई का ठेका क्या हमने ही लिया है? निर्मल की जबान से ऐसे अल्फाज सुनकर रूपा हैरतजदा रह गई। वो कुछ समझती उससे कब्ल ही निर्मल आंधी की मानिंद घर से बाहर चला गया। यकायक माहौल में खामोशी तारी हो गई। रूपा ने पहली दफा निर्मल का ये रूप देखा था। दरअसल निर्मल बेहद मुहज्जब और फर्माबरदार बच्चा था। रोशन जबी, ऊंचा कद, पुरताब आंखें, गरज की उसमें तमाम सिफात मौजूद थी। जब भी स्कूल में टाई बेल्ट लगाकर जाता तो सचमुच राजा बाबू लगता। तभी तो रूपा उसे मोहब्बत से बाबू कहकर पुकारती। पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता, बावजूद इकलौती औलाद होने के उसमें जिद, गुस्सा और शरारत की जगह शाइस्तगी, अदब और सब्र और तहम्मुल का वसी दरिया हिलोरे खा रहा था। उसके खुशनुमा मिजाज के सबब ही वो सबके दिलों में खास जगह बना चुका था। पर आज उसकी इस अजीब हरकत और गुस्से को देखकर रूपा हैरान थी। रूपा कश्मकश के आलम में इधर उधर टहल रही थी। उसके दिल में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात अपनी जगह मुस्तहकम करने की कोशिश में थे। कुछ ही देर के बाद प्रकाश घर में दाखिल हुआ। अरे रूपा, तू शर्मा जी के घरे को नहीं गई? वटे कूड़ा को ढेर ज्यों को त्यों पड़ो है। प्रकाश ने रूपा की तरफ देखते हुए अपने हाथ में पकड़ा झाड़ू, नाली साफ करने का खुरपा और कचरे की गाड़ी को बड़े सलीके से दीवार के पास बनी उस जगह पर खड़ा कर दिया जो उसके लिए तय की गई थी। रूपा की खामोशी को प्रकाश लम्हा भर में समझ गया और बोला, निर्मल कटे है, दिखाई नहीं दे रही हो? रूपा ने पल भर के उस अजीब मंजर को प्रकाश के सामने पेश कर दिया। रूपा की बातें सुनकर प्रकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। रूपा की आंखें प्रकाश से सवाल कर रही थी। प्रकाश ने नजरें झुका ली। कुछ देर की खामोशी के बाद प्रकाश ने जवाब दिया, आज मुंह निर्मल के स्कूल के बाहर निकल रही गटर साफ कर रही हो तो। प्रकाश ने इतना कहकर अपनी सिमटी हुई सांसों को इस तरह छोड़ा जैसे कोई मजबूती से थामे उम्मीद के दामन को आहिस्ता से छोड़ देता है। उसके आगे न प्रकाश ने कुछ कहा और न रूपा ने कुछ पूछा। शाम की आमद ने सूरज की गर्मी को ठंडा कर दिया। आसमान की सुर्खी और परिंदों की चहचहाहट राहगीर के घर लौटने का इशारा कर रही थी। रूपा की आंखें दहलीज पर आहट की उम्मीद लगाए टिकी थी कि तभी निर्मल अफसुर्दा चेहरा लिए घर में दाखिल हुआ। दोनों की तरफ देखे बगैर ही वो दूसरे कमरे में चला गया।
प्रकाश बेटे की मायूसी को दूर करने के इरादे से कमरे की तरफ बढ़ा। वालिद को देखते ही निर्मल को वो बदबूदार गटर और उसकी गंदगी में पूरी तरह डूबे हुए अपने वालिद की वो तस्वीर याद आ गई जिसने उसे आज पहली मर्तबा अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा कर दिया था। वो बदबू उसके दिमाग में इस तरह बस चुकी थी कि उसी दम उसने उबकाई लेना शुरू कर दिया और चिल्लाया, दूर जाओ, मुझे बास आ रही है। निर्मल की बात ने जैसे प्रकाश के जिस्म पर हजारों हथौड़े चला दिए। प्रकाश फौरन बाहर निकल गया। उसकी आंखें अश्कबार थीं। रूपा कुछ समझ नहीं पा रही थी। निर्मल अपनी जात और अपने वालिदैन के काम से बखूबी वाकिफ था। अच्छे स्कूल में उसका दाखिला कराते वक्त ही रूपा को इस बात का डर था कि कहीं निर्मल खुद को कमतर महसूस न करे। लेकिन निर्मल की खुशदिली और हाजिर दिमागी ने उसे सबका चहेता बना दिया था। रूपा निर्मल को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का ख्वाब देखने लगी थी, लेकिन निर्मल की एक हरकत ने जैसे सब कुछ बदल दिया। उसके जरिए की गई अपने वालिद की तौहीन ने बाप बेटे के दरमियान एक ऐसी खुला पैदा कर दी जिसको न वक्त खत्म कर सका और न रूपा। कई साल गुजर गए। निर्मल एक के बाद एक कामयाबी हासिल करता रहा, जिसमें उसके वालिद के बदबूदार हाथों, गलीज जिस्म और पसीने की कमाई का बड़ा अहम रोल रहा। इस दरमियान कई दफा निर्मल और प्रकाश में बहस भी हुई। जहां निर्मल इस काम से अपने वालिदैन को दूर रहने का फरमान सुनाता रहा, वहीं प्रकाश ने भी अपने और अपने काम को कमतर न समझते हुए बदस्तूर जारी रखा। गरज की एक रोज दो फिक्र के दरमियान हुए इख्तिलाफ की गूंज ने रिश्तों में मजीद कड़वाहट पैदा कर दी। आखिर दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली। माँ, कहाँ हो तुम? निर्मल खुशी के सबब चहक सा रहा था। बेटे की आवाज में खुशी की खनक सुनकर रूपा जल्दी से बाहर आई। कई हुओ बाबू? निर्मल के पास आकर रूपा ने मुस्कुराते हुए पूछा। निर्मल ने माँ का मुंह मीठा कराते हुए कहा, माँ, मेरा पीएचडी में दाखिला हो गया है। तुझे मालूम है, ये सबसे बड़ी डिग्री होती है। देखना, अब मैं इतनी शिद्दत के साथ काम करूंगा कि तहकीक के मैदान में मेरा भी नाम इज्जत के साथ लिया जाएगा। निर्मल के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। निर्मल और रूपा को खुशी में झूमते देख प्रकाश से सब्र नहीं हुआ। वो जल्दी से अपने हाथों में सुलग रही बीड़ी को बुझाकर कमरे में दाखिल हुआ। निर्मल ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए उलझन में मुब्तला अपने वालिद का भी आशीर्वाद लिया और उनका मुंह मीठा कराने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वालिद ने बेटे की खुशी में शिरकत की और उसे दुआएं दी। आज सालों के बाद प्रकाश ने निर्मल की तरफ देखा और पूछा, कितना रुपया को खर्च होएगा ये पढ़ाई में? वालिद के इस सवाल पर निर्मल हंस पड़ा। कोई खर्च नहीं होगा बाबा, मुझे स्कॉलरशिप मिली है। सरकार ही मेरी पढ़ाई का सारा खर्च उठाएगी। असल में निर्मल ने नेट जेआरएफ का इम्तिहान पास कर लिया था, वो भी जनरल कोटे से। ये कॉलेज का पहला वाकया था जहां कोई निचले तबके के तालिबे इल्म ने बगैर किसी जाती फायदे के खुद की जहानत को इस तरह साबित किया था। रिजर्वेशन के नाम पर हर वक्त उसकी इल्मी काविशों को कमतर मानने वालों को निर्मल ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए पीएचडी के एंट्रेंस में भी खुद को अव्वल दर्जे पर मुस्तकिम किया। उसकी कामयाबी उसकी अहलियत का सबूत थी। बेटे की कामयाबी ने प्रकाश की नाराजगी को जैसे काफुर कर दिया। एक लम्हे में बरसों की कड़वाहट खत्म हो गई। हालांकि बरसों कब्ल के उस वाकये ने दोनों के दरमियान फर्क पैदा कर दिया था, लेकिन आज निर्मल के खुशी भरे लम्हात में एक बाप अपनी हतक भूलकर उसकी खुशी में शिरकत कर रहा था। माँ, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। प्रकाश बखुशी घर से यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुआ। यूनिवर्सिटी के साइंसी शोबा के सबसे बुजुर्ग और शोहरत याफ्ता प्रोफेसर सुरेंद्र शर्मा का बतौर निगरान निर्मल ने इंतखाब किया। इक्तशाफाते जदीदा में उनका अहम नाम था। निर्मल सर को अपना आइडियल मानता था। नए ख्यालात, नई फिक्र, नए दलाइल, नए सबूत और सैकड़ों रिसर्च पेपर्स प्रोफेसर शर्मा की इल्मी खूबियों और तहकीक के मैदान में उनके अहम मकाम का सबूत देते थे। अरे निर्मल, कम इन। निर्मल को दरवाजे पर खड़ा देखकर शर्मा सर ने उसे अंदर आने की इजाजत दी।
निर्मल ने कमरे में दाखिल होते ही अपने हाथ उस्ताद के कदमों की तरफ बढ़ाए ही थे कि उन्होंने रोक दिया। अरे भाई निर्मल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बैठो। निर्मल ने अपने साथ लाई मिठाई के डब्बे को बड़े अदब के साथ सर की तरफ बढ़ा दिया। शर्मा सर ने निर्मल को काम में मसरूफ होने का इशारा करते हुए मिठाई टेबल पर रख देने का इशारा किया। निर्मल के चेहरे पर अजीब सी मसरत थी। शर्मा सर अपनी नजरें टेबल पर जमे कई कागजात में उलझाए हुए थे और निर्मल एक ऐसी अनदेखी तहकीकी दुनिया में खो चुका था जहां कई नए तकनीक, तजर्बे, जाविये और उनके मरतब असरात रुनमा हो रहे थे। निर्मल मुसलसल अपने ख्यालात की दुनिया के एक एक हिस्से से अपने उस्ताद को रूबरू कराने में मशगूल था कि तभी सुरेंद्र सर ने उसे रोका। निर्मल, अभी मेरी जरूरी मीटिंग है, तुम कल सुबह 10 बजे आ जाओ। जो भी मौजू जहन में है उसे पढ़कर आओ, फिर बात करते हैं। असल में शर्मा सर कई दफा अपनी घड़ी को घूर चुके थे, लेकिन निर्मल के जरिए उनके इशारे को न समझ पाने पर उन्होंने सीधे ही उसे दूसरे दिन आने का हुक्म दिया। निर्मल ने एक अच्छे तालिबे इल्म के मानिंद उनके हुक्म की तामील की और इजाजत लेकर कमरे के बाहर आ गया। अपनी गाड़ी के करीब पहुंचकर उसे याद आया कि चाबी तो वो सर के कमरे में ही भूल आया है। वो दोबारा सर के कमरे की तरफ बढ़ा। नजदीक पहुंचा ही था कि कुछ अल्फाज सुनकर वो हैरान रह गया। अरे शंकर, इस मिठाई को हटा यहाँ से और टेबल को कपड़े से साफ कर। शर्मा सर मुंह बनाते हुए चपड़ासी को हुक्म दे रहे थे। ये मंजर देखकर निर्मल के पैरों तले जमीन निकल गई। निर्मल टूट सा गया। घर से रास्ते का सफर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हर कदम पर हजारों कांटे उसके जिस्म पर ही नहीं बल्कि उसके जमीर पर भी चुभ रहे हो। कॉलेज से घर का तमाम सफर पुरानी यादों को अपने साथ समेट लाया। अपने वालिद से बढ़ती दूरी, अपनी जात को और उससे वाबस्ता काम को कमतर समझना और खुद को एहसास कमतरी से महफूज रखने के लिए उसकी जी तोड़ मेहनत, गरज की एक के बाद एक बदलती सूरत हाल की हर छोटी तस्वीर निर्मल के जहन में नमूदार होने लगी। मुख्तलिफ ख्यालात में डूबे निर्मल को अचानक सड़क के किनारे एक गटर के नजदीक खड़े अपने वालिद दिखाई दिए, जो उसी की सफाई करने के खातिर अपनी पतलून ऊपर चढ़ा रहे थे। निर्मल ने गाड़ी को उनके नजदीक लाकर रोक दिया। प्रकाश निर्मल को ऐसे अचानक अपने सामने देखकर चौंक गया। गटर की बदबू पूरी फिजा में फैली हुई थी। प्रकाश कुछ समझ पाता उससे कब्ल ही निर्मल ने गटर में छलांग लगा दी। जी बहुत शुक्रिया। ये थी मेरी कहानी बास। मैं उम्मीद करती हूँ इसके पीछे जो छुपा हुआ मेरा मफहूम है या जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप तक जरूर पहुंचा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज यूसुफ जी। निश्चित तौर पे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी कहानी थी और हमें ऐसा है कि उर्दू साहित्य में जो आपकी आमद है ये निश्चित तौर पे एक लंबी दूरी तय करेगी। आपका भविष्य उज्जवल हो और आप इसी तरह अच्छी कहानियां लिखती रहें। इसी शुभकामना के साथ हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं अब उर्दू के बहुत ही प्रतिष्ठित अफसाना निगार, बाल नाट्य लेखक आदरणीय मोहसिन खान साहब के पास चलूंगा। उनका मैं बहुत ही संक्षेप में आप सबसे तारुफ करा देता हूं। मोहसिन खान साहब ने लखनऊ विश्वविद्यालय से उर्दू भाषा में परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। आपके कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम है ख्वाब कहानी, जो कहानी संग्रह है, दोस्ती का जश्न, मनसाराम का गढ़, चीनू खान, कौआ झूठ बोलता है, अंडा कैसे फूटा, तोता कहानी। बच्चों के लिए आपने कई नाटकों की भी किताबें लिखी हैं जिनमें कुछ खास हैं। तोते का ख्वाब, चोर कौन है, शेर घास नहीं खाता, इंसाफ आदि। आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास बिल्ले सुरबकरिहा का और रामविलास शर्मा की हिंदी आलोचना पुस्तक निराला की साहित्य साधना, इन दोनों पुस्तकों का उर्दू भाषा में अनुवाद किया है। इसके अलावा आपने बहुत सारी बाल कहानियों का उर्दू में अनुवाद किया है। खोया हुआ गीत और दूसरे अफसाने फिरदौस हैदर की पुस्तक का आपने संपादन किया है। अभी अभी आपका एक उपन्यास अल्लाह मियां का कारखाना
प्रकाशित होकर आया है और आजकल काफी चर्चा में है। आपको ऑल इंडिया रेडियो से कैसी कैसी मजबूरियां रेडियो नाटक के लिए पुरस्कार, 19 भारतीय भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ रेडियो नाटक के लिए पुरस्कार, जो ख्वाब की ताबीर आपका नाटक था उस नाटक के लिए मिला। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी से अंडा कैसे फूटा के लिए पुरस्कार, कौआ झूठ बोलता है के लिए भी आपको उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है। बाल साहित्य में अपूर्व योगदान के लिए आपको उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी से 1 लाख रुपए की धनराशि का एक पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा आपको शान अवध अवार्ड और मुसन्नफीन अवध अवार्ड जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान हासिल हैं। अजीम और हरीम पत्रिकाओं का आपने संपादन भी किया है, उससे लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के न्यूज रीडर, न्यूज राइटर और न्यूज ट्रांसलेटर के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। अभी आप एकेडमी ऑफ मास कम्युनिकेशन के सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ मोहसिन खान साहब का स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपनी कहानी का पाठ करें। मोहसिन खान साहब से अनुरोध है, आप अनम्यूट कर लें। मोहसिन खान साहब। आज के इस कार्यक्रम में शुरू में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से थोड़ा सा हम देर से शुरू कर सके, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। मोहसिन खान साहब अनम्यूट कर लीजिए, पहला जो आइकन है उसको दबा दीजिए। जी जी कर लिया है। हाँ जी, हाँ दबा दिया, हो गया जी, शुरू करें। अनुभव जी, ये शुक्रिया आपका, बहुत बहुत खूबसूरत तारुफ कराया आपने मेरा। और मैंने इधर जो कहानियां लिखी हैं वो कुछ तवील हैं और यहाँ नहीं पढ़ी जा सकती थी, इसलिए मैं अपने जो आप कहानी है ये 1988 में छपी थी कहानी और ये आउट ऑफ प्रिंट है अब किताब, तो उससे मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। गुड़िया नाम है इस कहानी का। रात को किसी आहट से मेरी आंख खुल गई और गैरशऊरी तौर पर मेरी नजर मरियम की तरफ उठी तो मैंने देखा वो अंधेरे में सियाह मुजस्समे की तरह अपने कटोरे पर साकिब बैठी थी। मैंने जरा और से देखने की कोशिश की लेकिन मुझे उसका चेहरा वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आया। अंधेरे में फकत ये मालूम हो सका कि वो साकिब बैठी शायद किसी चीज को देख रही है या कुछ सोच रही है। मैं बिस्तर से उठकर मरियम के पास आया। मेरे कदमों की चाल सुनकर उसने एक वहशत के साथ मेरी तरफ देखा और जो कदो कामत से मुन्नी गुड़िया जैसी थी सहम कर और भी छोटी हो गई। मरियम बिस्तर पर पेशाब कर देती है, इसलिए जमीला ने उसका बिस्तर अलहदा कर दिया है और जब से जमीला ने उसका बिस्तर किया है लगी है। वो अक्सर रात को चौंक कर उठ जाती है और रोती और अंधेरे में ज्यादा डर गई हूँ। क्या देख रही हो मरियम? मैंने पूछा तो वो ज्यादा सिमट गई और मुझे गौर से देखने लगी। मरियम के पास बैठकर मैंने उसकी पेशानी छुई। मरियम की पेशानी जल रही थी और बदन आहिस्ता आहिस्ता लरज रहा था। क्या बात है बेटी? मैंने उसको जरा करीब करते हुए पूछा तो मरियम का बदन ज्यादा लरजने लगा और वो किसी कदर बेचैनी के साथ बोली, मेरी गुड़िया। गुड़िया कहाँ है तुम्हारी गुड़िया? मैंने पूछा तो मरियम कुछ तवक्कुफ के बाद गुलूबीर आवाज पे बोली, गुड्डू ने मेरी गुड़िया कहीं छुपा दी है। फिर रफ्ता रफ्ता मरियम के बदन की लर्जिश बढ़ती गई और उसके हलक से ऐसी घुटी घुटी आवाजें निकलने लगी जैसे देर तक जब्त करने के बाद किसी गमजदा की आवाजें निकलती हैं। घबराओ मत, तुम्हारी गुड़िया कहीं नहीं जाएगी, मैंने हंसते हुए कहा। लेकिन मरियम को जरा भी हौसला न हुआ, वो ज्यादा बेअख्तियार हो गई। मुझे ख्याल हुआ कि अगर वो इसी तरह रोती रही तो गुड्डू जाग जाएगा। चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी गुड़िया ढूंढ कर अभी लाता हूँ। मैंने उसके सर पर हाथ रख के उसे तसल्ली दी, लेकिन रोना उसके बस में था न चुप हो जाना। वो रोती रही मगर किसी कदर जब्त के साथ। मैं जल्दी से उठा और गुड़िया तलाश करने लगा। इस अंधेरे में कोई चीज वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रही थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करता रहा। आंगन में, पलंगों के नीचे, बरामदे में,
लेकिन गुड़िया मुझे कहीं नजर नहीं आई। फिर मैंने 0 पावर का बल्ब रोशन किया और उसकी धुंधली रोशनी में देखने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया को मिलना था न मिली। मैं थक हार कर मरियम के पास आया। मरियम साकित बैठी मेरी तरफ देख रही थी। घबराओ नहीं, मैं सुबह तुम्हारी गुड़िया ढूंढ कर तुम्हें दूंगा, मैंने कहा तो मरियम के साकित बदन में हरकत हुई और उसके हलक से वही घुटी घुटी आवाजें निकलने लगी। मरियम को गोद में उठाकर मैं अपने बिस्तर पर ले आया और अपने पास लेटाकर तसल्लियां देने लगा। मरियम की घुटी घुटी आवाजों और मेरी बाह पर गिरते हुए उसके गर्म गर्म आंसुओं ने मुझे देर तक एक बेचैनी में मुब्तला रखा। लेकिन आखिरकार नींद उस बेचैनी पर गालिब आ गई और मुझे नहीं मालूम कब तक गुड़िया रोती रही। सुबह जब मैं बेदार हुआ उस वक्त मरियम जाग रही थी। वो दोनों हाथ सीने पर रखे खामोश लेटी थी और उसकी नजरें खिला में जैसे किसी नुक्ते पर मरकूज थी। मैंने मरियम की पेशानी पर हाथ रखा। उसकी पेशानी अब भी जल रही थी और सांसें उतना हमवारी के साथ चल रही थी। मैंने उसकी इस कैफियत के बारे में जमीला को बताया तो मरियम के पास आई और उसकी पेशानी पर हाथ रखकर बोली, कल मैंने इसे ठंडे पानी से मैं नहला दिया था, इसीलिए बुखार हो गया है। ऑफिस जाने से पहले मैंने एक मकामी डॉक्टर से दवा ले आया। शाम को जब मैं ऑफिस से लौटा तो जमीला कुछ हरासा नजर आई। वो मरियम की पेशानी पर गीला कपड़ा रखे बैठी थी। मुझे देते ही बोली, बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, दवा की तीसरी खुराक भी दे चुकी हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं। आप दवा तो हाल कहकर उठा लाए हैं, इसे डॉक्टर के पास ले जाइए। मैं उसी वक्त मरियम को लेकर एक तजुर्बाकार डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मरियम के सीने पर आला लगाया, नब्ज देखी, पलकें हटाकर आंखों का रंग देखा और इस दौरान वो किसी जख्मी और दहशतजदा परिंदे की तरह मेरी तरफ तो कभी डॉक्टर की तरफ देखती रही। बुखार की शिद्दत और किसी खौफ से उसके चेहरे और आंखों में एक नाकाबिले बयान बेचारगी फैल गई थी। मैंने तसल्ली दी, घबराओ नहीं, डॉक्टर साहब इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, लेकिन उसे जरा भी तसल्ली न हुई। वो उसी बेचैनी में मुब्तला रही। वापसी पर मैंने फलों के पास रिक्शा रुकवाया और मरियम के लिए सेब खरीदे। ये सेब तुम्हारे लिए है, मैंने कहा और एक सेब मरियम की तरफ बढ़ाया। मरियम ने बेदिली के साथ सेब ले लिया, लेकिन उसका चेहरा किसी भी तासुर से आरी था। वो हाथ में सेब लिए हुए मेरी गोद में सर डाले नाहमवार सांसें लेती और लहरती रही। जमीला ने मरियम को नई दवा पिलाई तो उसके होंठ भिज गए और चेहरे पर बेकसी और तलखी के तासुरात उभर आए। शायद दवा बहुत कड़वी थी। मैंने उसके सराहने से एक सेब उठाया और उसका मूड बदलने के लिए पूछा, मैं ये सेब खा लूं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझे इस तरह देखती रही जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। ये सेब किसके लिए लाई हो? मैंने हंसकर पूछा तो उसने खुद को संभाला और किसी कदर नहीं आवाज में बोली, अपनी गुड़िया के लिए। उस वक्त जैसे कोई भूला हुआ ख्वाब याद आ गया हो। मैं जमीला के पास गया और उससे मरियम की गुड़िया के मुतालिक पूछा तो वो कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, कल गुड्डू गुड़िया के लिए रो रहा था, मैंने मरियम से लेकर उसको दे दी थी, शायद कमरे में होगी गुड्डू के पालने में। कमरे में जाकर मैंने देखा गुड़िया गुड्डू के पालने में इस तरह औंधी पड़ी थी जैसे मरियम के फिराक में निढाल हो गई हो। मैं उसे उठाकर मरियम के पास लाया। ये लो अपनी गुड़िया। मैंने गुड़िया को उसके करीब करके उसे जोर से दबाया तो मरियम की गुड़िया भी एक खुशगवार कैफियत के साथ बेदार हो जाए, लेकिन उस जख्म खुर्दा गुड़िया के अंदर से किलकारी के बजाय सांप के फुंकारने की सी आवाजें आने लगी। मरियम के चेहरे की जिल्द में थरथराहट आमेज रोशनी बेदार हुई और आंखों की पुतलियां नाचने लगी। उसने लहरते हुए हाथ बढ़ाकर गुड़िया थाम ली और उसे गौर से देखने लगी। उस वक्त उसके चेहरे पर मसरत और तमानियत के रंग नुमाया थे। मरियम की गुड़िया शाम के उस धुंधके में जरा खुश रंग और जाजिबे नजर लग रही थी। हालांकि दिन में यह अपना रंग और जाजिबियत खो देती थी। दरअसल गुड्डू की वहशतों और शरारतों ने उसे ऐसी ऐसी आजमाइशों में डाला था और उसे ऐसे ऐसे दुख दिए थे कि उसका बदन बेरूह कि अब उसे पंप करने पर सीटी नहीं बचती थी, जख्मी हो गया था। जब से गुड्डू ने चलना और चीजों को पकड़ना शुरू किया था, वो हर वक्त मरियम की गुड़िया हासिल करने की कोशिश में रहता था। मरियम उसकी नीयत से वाकिफ थी, लिहाजा हर वक्त मोहतात रहा करती थी।
और अगर गुड़िया को गुड्डू की नजरों से बचाने की कोशिश करती, लेकिन इस एहतियात और तदाबीर के बावजूद गुड्डू की नजर गुड़िया पर पड़ ही जाती। वो मरियम से गुड़िया छीनने की कोशिश करता तो मरियम गुड़िया को जोर से दबोच लेती। गुड्डू जोर जोर से चीखता, जमीला दौड़ कर आती और मरियम से गुड़िया छीन कर गुड्डू को दे देती। गुड़िया हासिल करके गुड्डू के चेहरे पर फातिहाना खुशी बेदार हो जाती। वो जोर जोर से हंसता और गुड़िया के साथ वहशियाना बर्ताव करता, उसे दांतों से नोचता, जोर जोर से दबाता, जमीन पर पटकता, कभी हवा में उछाल देता। मरियम की जख्म खुर्दा गुड़िया चीखती, कराहती और फरियाद करती। गुड्डू उस वक्त तक खेलता रहता जब तक कि उसे उससे दिलचस्प चीज नजर ना आ जाती या भूख की ख्वाहिश बेदार ना हो जाती। शुरू में जब मैं उसे बाजार से खरीद कर लाया था तो सुनहरे बालों और गुलाबी आंखों वाली गुड़िया दूर से देखने पर जिंदा और मुतहर्रिक मालूम होती थी। हाथों का लंच पाकर खुश होती, किलकारियां भरती, चोट लगती तो कराहती और कभी कभी चीख कर गोया बेजरर सा एहतजाज भी करती। लेकिन गुड्डू ने उसे तमाम जज्बात और एहसास से महरूम कर दिया था। उसके बाल नोच डाले थे और पुतलियां निकाल कर गोया बसारत से भी महरूम कर दिया था। उसकी महज बेरंग चमड़ी रह गई थी। अब यह हाथों का लम्स पाकर मसरत का इजहार करती, न उसकी जबान पर हाथ शिकायत आता। लेकिन मरियम उसे अब भी उसी नाजुनैम से पाल रही थी। वो हर वक्त उसका ख्याल रखती, कभी जमीन पर गिर जाती तो जल्दी से उठाकर सहलाती, चुमकाती, दूध पिलाती और उसका सर अपने घुटनों पर रखकर घंटों बैठी लोरियां देती रहती। उसकी कोशिश होती कि गुड़िया एक लम्हे के लिए भी उससे जुदा न हो। उठते बैठते, खाना खाते, नहाते वक्त गरज के हर जगह वो गुड़िया को साथ रखती। मरियम की इन हरकतों पर जमीला उसे डांटती, भिड़कियां देती और जब काम धंधों में थक जाती तो दो चार हाथ जड़ देती और गुड़िया छीन कर जमीन पर पटक देती। मरियम सहम कर एक जगह खड़ी हो जाती और गुड़िया को देखती रहती। जब जमीला दोबारा काम में मसरूफ हो जाती तो वो गुड़िया को उठाकर कमरे में छुप जाती और वहां बैठी देर तक रोती रहती। मैंने अक्सर सोचा था कि तनख्वाह मिलने पर बाजार से एक नहीं दो गुड़ियां ले आऊंगा, लेकिन कभी तो शदीद मसरूफियतें दामनगिर रहती और कभी दूसरी चीजों की हाजत गुड़िया खरीदने से मुझे बाज रखती। इस तरह गुड़िया खरीदने की ख्वाहिश महूम सा ख्याल बनकर रह गई थी। शाम को जब मैं किसी काम में मसरूफ था तो जमीला मेरे पास आई और बोली, अब आप अच्छी दवा लाए हैं, इससे मरियम का बुखार उतर गया। मुझे इत्मीनान का एहसास हुआ। मैं मरियम के पास आया। मरियम का चेहरा अब एक नाकाबिले बयान मसरत से तमतमा रहा था और वो गुड़िया को अपनी गोद में लिए अब भी उसी शौक से देख रही थी। मरियम के पास बैठकर मैंने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। मरियम की पेशानी ठंडी थी। भाई अब तो तुम ठीक हो गई, मैंने हंसकर कहा। उसने करवट बदली और गुड़िया को ऊपर उठाकर मुझे दिखा, ये मेरी गुड़िया है। हाँ हाँ, ये तुम्हारी ही गुड़िया है, मैंने कहा तो उसने गुड़िया को फिर कलेजे से लगा लिया और उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट के साथ तकवीयत का रंग फैल गया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन खान साहब, बहुत ही अच्छी और एक बाल मनोविज्ञान की कहानी आपने प्रस्तुत की। लंबे समय से आप चूंकि बाल साहित्य से जुड़े हुए हैं, इस वजह से शायद ये कुशलता आपको प्राप्त हुई है। आज हमने उर्दू की दो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां सुनी, जनाब मोहसिन खान साहब से और शहनाज यूसुफ। और हम इन कहानियों को सुनने के बाद ये कह सकते हैं कि जो उर्दू अफसाने का दौर है, जिस समय में आज के तमाम रचनाकार लिख रहे हैं, उनमें इन दोनों कहानियों का एक खास स्थान है, एक खास इनका लबो लहजा था। हमने देखा कि शहनाज यूसुफ की कहानी में राजस्थान के टिपिकल जो देशज शब्द हैं, जो वहाँ की बोलने का एक खास अंदाज है, वो आ रहा था। मोहसिन खान साहब की कहानी में जो लखनऊ की एक खास लज्जत है, वो हम महसूस कर रहे थे। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ साहित्य अकादमी की ओर से आप दोनों ही रचनाकारों के प्रति। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आज आप सभी जानते हैं कि 2-3 दिनों से पूरे देश में नेटवर्क की कुछ परेशानी चल रही है, जिसकी वजह से हमें आज ये कार्यक्रम शुरू करने में कुछ वक्त लग गया। ये तकनीकी वजह से हुआ, इसके लिए हमें खेद है। और इस कार्यक्रम को साहित्य अकादमी के यूट्यूब चैनल और की वेबसाइट पर लाइव देखा जा रहा है। बहुत सारे साहित्य प्रेमी वहां पर इसे हमारी इस
कार्यक्रम को देख रहे हैं, इन कहानियों को सुन रहे हैं। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आप दोनों ही रचनाकारों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारा ये आमंत्रण स्वीकार किया, आए और अपनी इतनी अच्छी कहानियां प्रस्तुत की। मैं पुनः आप दोनों ही रचनाकारों का अकादमी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। मैं भी शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।